कक्षा 12 जीव विज्ञान। आज मैं यूनिट सेकंड वंशागति का मंडलीय आधार इस पर चर्चा करूंगी। इसमें मंडल के नियम आपको पढ़ने से पहले मंडल की जो शब्दावली थी वो क्या थी उस पर आज मैं चर्चा करूंगी। इसके बाद में मंडल के नियम पढ़ाऊंगी। आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें मंडल का एक नियम जरूर प्रत्येक बार परीक्षा में पूछा जाता है। यूनिट सेकंड वंशागति का मंडलीय आधार, मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला आपका है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण होते क्या हैं, इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या वंशागत होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। कभी कभी प्रश्न आता है वंशागति क्या है या आनुवंशिक लक्षण क्या है। तो वंशागति जब इन लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तो इसको हम वंशागति के नाम से जानते हैं। और जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या ट्रांसफर होते हैं उनको हम आनुवंशिक लक्षण या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। आगे विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। आनुवंशिकी क्या है, एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो समानताएं होती हैं जीवों में या असमानताएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है और इस पे कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू विल्सन 1905 ने किया था। एक नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न है तो इस पे भी आप ऐसा लिख लेंगे शॉर्ट नोट, और मैंने इसको अंडरलाइन दी है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न हुआ कि आनुवंशिकी जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। आगे आनुवंशिकी के आधारित सिद्धांतों की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। तो आनुवंशिकी के जो आधारित सिद्धांत थे उनकी खोज जो थी मेंडल ने की थी। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इस कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको टिक लगाना है, मेंडल को कहा जाता है। आगे अब मेंडल ने आनुवंशिकी की कुछ शब्दावली दी है जिसको हमें नियम पढ़ने से पहले जानना होगा, तभी हमें नियम अच्छे से समझ में आएंगे। आनुवंशिकी की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के अध्ययन में कुछ विशेष पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द निम्नलिखित हैं। इन पे शॉर्ट नोट आते हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट हैं ये। पहला जीन, मेंडल ने इसे कारक कहा। अब प्रश्न आता है मेंडल ने जीन को क्या कहा, तो मेंडल ने जीन को कारक कहा, तो इसको मैं अंडरलाइन देती हूँ। आगे जीन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो किसी आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। यह आनुवंशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने 1909 में किया था। तो जीन होते क्या हैं, गुणसूत्र पर स्थित ये संरचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करती हैं। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने 1919 में किया था। तो ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न हुआ। अगली मेंडल की शब्दावली एलील। उन्होंने एलील किसको कहा, तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन जोड़ों को एलील कहते हैं। जैसे लंबा, तो लंबे का जब हम जीन या जोड़ी लेंगे तो कैपिटल टी, और बौने की जब हम जोड़ी लेंगे, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़ों में होते हैं, तो मेंडल ने भी ऐसे बताया है, बौने को हम स्मॉल टी लेंगे। ठीक है, तो तुलनात्मक लक्षण वाले जीन जोड़े को हम एलील कहते हैं। जोड़े को, ये देखो जोड़ा दिख रहा है, एक पेयर, तो इस जोड़े को क्या कहा जाएगा, एलील कहा जाएगा। ऐसी को हम एलोलोफॉर्म भी कह सकते हैं। तो लंबा तथा बौना लक्षण आदि। अगला जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो डिफरेंस लिखने के लिए आते हैं। तो जीन प्रारूप को हम जीनोटाइप, और जीनोटाइप इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है जीनोटाइप, और जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखने के लिए आता है। जीनोटाइप में किसी जीव का जो आनुवंशिक संरचना होती है, ठीक है, तो उसके आनुवंशिक संगठन का ज्ञान होता है, उसे हम जीन प्रारूप कहते हैं। और लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं, ये जीवों के बाहरी लक्षण को दर्शाता है, जैसे रूप, रंग, लिंग, व्यवहार आदि। तो मेंडल ने क्या कहा, जीन प्रारूप को किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी जीव के जीन प्रारूप है। जो आंतरिक संरचना को प्रदर्शित करेगा उसको हम जीन प्रारूप या जीनोटाइप के नाम से जानेंगे। लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप इसको हम फिनोटाइप के नाम से जानेंगे। यह जीवों के लक्षण जैसे रूप, रंग, लिंग, व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जब हमें जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं उनको हम लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कह सकते हैं। अगला, ये इंपॉर्टेंट है आपके दोनों, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में डिफरेंस लिखने के लिए आता है। अब अगला है संकर। हाइब्रिड क्या है, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले दो जनकों में क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतति को हम संकर कहते हैं। जब हम
दो प्लांट लेंगे, एक नर और एक मादा, और जब हम दोनों में क्रॉस कराएंगे, जैसे इस तरीके से मैंने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, तो ये आपका नर पादप हो गया, लंबा नर पादप, ये हो गया आपका बौना मादा पादप। जब इन दोनों में हमने क्रॉस कराया तो जो संकर संतति प्राप्त होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे संकर। लंबे या बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतति होती है उसको हम संकर या हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल जैसे शुद्ध लंबे तथा बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर, जैसा कि मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अगला है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। इन दोनों पे भी डिफरेंस लिखने के लिए आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। समयुग्मी को हम होमोजाइगस और विषमयुग्मी को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। समयुग्मी जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी या समान युग्मक आप कह सकते हो, उन्हें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा प्रभावी समयुग्मजी, जिनको हम कैपिटल टी, देखिए आप दोनों जो जोड़े हैं वो एक जैसे हैं, या अप्रभावी समयुग्मजी स्मॉल टी आदि। तो ये जो समान युग्मक हैं इनको हम समयुग्मजी कह सकते हैं। दूसरा है विषमयुग्मी हेटेरोजाइगस, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स असमान होते हैं तो उसे हम विषमयुग्मी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अगला संकरण। संकरण क्या है? संकरण क्रॉस को कहते हैं। संकरण किन्हीं दो जीवों के मध्य वह क्रिया है जिसमें युग्मनजों का संलयन होता है। जब हम नर तथा मादा दो प्लांट लेते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं, तो इस क्रिया को हम संकरण या क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब संकरण कई प्रकार का होता है। एक संकर संकरण, तो मेंडल ने कई सारे जोड़े लेकर क्रॉस कराने की कोशिश की है, जिसमें एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और भी कई सारे उन्होंने लिए थे। तो पहले हम एक संकर संकरण पर चर्चा करते हैं। एक संकर संकरण जिसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें मेंडल ने एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराने का प्रयास किया था। ऐसे संकरण जिनमें केवल एक लक्षण लिया जाता है उसको हम एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगला द्विसंकर संकरण, तो आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है, जिस संकरण में या क्रॉस में हम दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करेंगे उसको हम द्विसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। जैसे ऐसा संकरण जिनमें एक साथ दो लक्षण लिए जाए, तो मेंडल का जब स्वतंत्र अभ्युदय का नियम पढ़ेंगे तो मेंडल ने उसमें दो जोड़ी लक्षण लेके क्रॉस कराने का प्रयास किया था। तीसरा है व्युत्क्रम संक्रमण, जिसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ऐसा संकरण जिनमें जनकों की अदला बदली की जाए। उदाहरण, किसी एक संकरण के लिए कोई पितृजनक दूसरे संकरण में मातृजनक की भूमिका में हो, तो ऐसे संकरण को हम व्युत्क्रम संकरण के नाम से जानते हैं। ये अभी तक नहीं पूछा गया है। अगला विपरीत संकरण, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। विपरीत संकरण को हम बैक क्रॉस कहते हैं। संतति के संकरों का उनके जनकों से संकरण विपरीत संकरण कहलाता है। जैसे कोई संतति प्राप्त हुई, संतति जैसे कि ये डायग्राम से हम समझाते हैं आपको। जैसे कैपिटल आर लाल पुष्प, ये आप नर कह सकते हो उसको, और स्मॉल आर श्वेत पुष्प, इसको आप मादा कह सकते हो। जब दोनों में आपस में संकरण कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई इसको हम संकर कह सकते हैं। तो ये संकर लाल पौधे प्राप्त हुए। तो जब हम इस प्रकार के संकरण में जो हमें हाइब्रिड प्राप्त हुआ, इनका संकरण जब हम किसी जनक के साथ, अब जनक में लाल पुष्प के साथ करा दो जो कैपिटल आर है नर के साथ, या फिर जो श्वेत पुष्प में मादा है स्मॉल आर इसके साथ करा दो। जब इस प्रकार के हम संकरण में जो हाइब्रिड होता है उसका जब हम क्रॉस उसके जनकों से किसी के भी साथ करा देते हैं तो ऐसा संकरण बैक क्रॉस के नाम से जानता है। जैसे कि मटर के लाल व श्वेत पुष्प वाले पादपों के बीच दिखाया गया संकरण। जैसे कि मटर का पादप हम या तो लंबा ले सकते हैं तो कैपिटल टी लेंगे, और बौना लेंगे तो स्मॉल टी लेंगे। बट यहाँ पे लाल पुष्प श्वेत पुष्प से क्रॉस कराया गया है, तो लाल पुष्प को हम कैपिटल आर जो नर है आपका, और मादा पुष्प स्मॉल आर जिसको हम श्वेत पुष्प कहेंगे। जब आपस में दोनों में क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर इस संकर लाल पौधे प्राप्त होंगे। ये F1 पीढ़ी हुई, और इसको हम पेरेंट पीढ़ी कह सकते हैं, P1 पीढ़ी, और ये आपकी होगी F1 पीढ़ी। अब ये जो संकर प्राप्त हुए इनका किसी भी जनक के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये नर को माना हमने, और ये कैपिटल आर ये आपने नर ले लिया, जनक के किसी एक को ले लिया हमने जनक में से, या तो इसको मेल को ले सकते हैं या फिर फीमेल को ले सकते हैं। और संकर लाल पौधे संतति प्राप्त हुई उसको हमने रख लिया।
तो ये अंडकोश का ये मादा और जनक ये दिया है ये नर। तो आपस में हमने क्रॉस कराया, तो इस तरीके से हम पुन्नेट चौखाना बनाएंगे। इसको हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं। अब जो हमें अंडाणु प्राप्त हुए और शुक्राणु प्राप्त हुए वो हम इस तरीके से रख लेंगे। जो हमें अंडाणु प्राप्त हुए तो इस तरीके से ये मादा का चिन्ह हुआ, जिसको हम अंड कोश का कहेंगे, और इस तरीके के चिन्ह से अंडकोशिका को दर्शाते हैं। ये आपका नर के शुक्राणु हुए, जैसा कि यहाँ लिया गया है। तो ये एरो आपका इस तरीके से ये शुक्राणु को दर्शाता है, या फिर परागकण आप कह सकते हो, परागकण। अब जब हम दोनों में क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर आर, ये इसका क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल आर आर, इसका क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरीके से हम देखते हैं कैपिटल आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर 50-50% जो संतति होती है वो प्राप्त होती है, और सभी संततियाँ जो हैं 100% वो लाल पुष्प की प्राप्त होती हैं। इस क्रॉस को जब हम किसी संकर पौधे का क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराते हैं, नर या मादा में से, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम विपरीत संकरण या बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको उदाहरण सहित आपको तैयार करना होगा, बोर्ड में पूछा जाता है। अगला है परीक्षा संकरण या टेस्ट क्रॉस। इसे विशेष विपरीत संकरण भी कहते हैं। किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक से संकरण परीक्षा संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब अप्रभावी जनक, ये जो हम मादा को मानते हैं, एक प्रभावी जनक लेते हैं जो जिसको हम कैपिटल में लेते हैं, वो अप्रभावी जनक को स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो किसी भी अप्रभावी जनक के साथ हम जब संकरण जो संतति प्राप्त होती है उसके साथ कराते हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम के से जानते हैं। और इसके बाद जो हमने बैक क्रॉस पढ़ा है, बैक क्रॉस का मतलब है जो संतति में प्राप्त होती है, किसी भी जनक के साथ हम क्रॉस कराएंगे तो उसको बैक क्रॉस कहेंगे। और टेस्ट क्रॉस में हम अप्रभावी जनक के साथ, क्योंकि इसमें कंडीशन अप्लाई की जा रही है, तो अप्रभावी जनक के साथ जब हम संकर संतति का क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। ये मेंडल ने अपने प्रयोग में करके देखा था। संकरण कहलाता है जैसे मटर के लाल एवं श्वेत पुष्प वाले पादपों के बीच दिखाया गया संकरण। जैसे कैपिटल आर आर प्रभावी जनक लाल पुष्प, अप्रभावी जनक स्मॉल आर आर श्वेत पुष्प। जब दोनों में हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त हुए, लाल संकर पौधे। अब आगे इनका F2 पीढ़ी में जब हमने क्रॉस कराने का प्रयास किया तो लाल पुष्प जो प्रभावी है उसको हमने लिया, ये अप्रभावी जनक स्मॉल आर आर को हमने लिए, और जब क्रॉस की क्रिया हमने कराई तो जो आपकी अंडकोशिका है उसको हमने ऊपर रखा ये, और जो आपके परागकण हैं इनको हमने नीचे रख लिया। जब हमने क्रॉस की क्रिया कराई कैपिटल आर स्मॉल आर, यस, जब हमने क्रॉस की क्रिया गई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस इससे कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस इससे कराया स्मॉल आर आर, इसका क्रॉस इससे कराया, तो ये एक मिनट, इसका क्रॉस इससे कराया, फिर से देख लीजिए, ये वर्गाकार हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे मेंडल के नियम के साथ, इसको हम पुन्नेट चौखाना के नाम से जानते हैं। इसमें जो आपके परागकण होंगे एक साइड वो रख लेंगे, और जो अंडकोश का होगी उसको एक साइड रख लेंगे। जब हम दोनों में इस तरीके से, ये नर का साइन होता है, ये मादा का होता है। कैपिटल आर स्मॉल आर का जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर का स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ कराएंगे स्मॉल आर आर, इसका इसके साथ कराएंगे स्मॉल आर। इस तरीके से हम देखते हैं 50% लाल पुष्प और 50% सफ़ेद पुष्प हमें प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस अपने मटर के प्लांटों में करा के देखा था। अगला इम्पोर्टेंट, प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण। मेंडल के जब नियम पढ़ोगे तो ये सारे शब्दावली आपको देखने को मिलेगी। तो प्रभावी लक्षण, मेंडल ने एक लक्षण प्रभावी लिया था अपने पौधों में क्रॉस बनाने के लिए और एक अप्रभावी लिया था। प्रभावी लक्षण में जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों में प्राणी के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण में लंबा पौधा कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, बैगनी पुष्प कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर आर या कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पौधे, ये प्रभावी लक्षण हुए जो मेंडल ने यूज किए थे। अप्रभावी लक्षण, तुलनात्मक लक्षण वाले पौधे प्राणी में संकरण कराने पर जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है, दबा रहता है या छिपा रहता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे बौना पौधा स्मॉल टी, सफेद पुष्प वाला पौधा स्मॉल आर आर। तो जो कैरेक्टर दबा हुआ रहेगा और प्रभावी लक्षण उसको दबा लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहेंगे। और एग्जाम्पल में मेंडल ने एक
प्रभावी लक्षण वाला पौधा लिया था, एक अप्रभावी लक्षण वाला पौधा लिया था। तो लंबेपन के साथ उन्होंने बौने पौधे का क्रॉस करवाया था। आगे देखते हैं, प्रथम पीढ़ी F1 दो जनकों के मध्य संकरण कराने के फलस्वरूप उत्पन्न पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। अब एक शब्दावली और आती है, F1 पीढ़ी क्या है? जैसे कि मैंने चित्र में आपको बताया था, जब दो जनकों के मध्य हम संकरण कराते हैं तो उससे उत्पन्न जो संतति होती है वो F1 पीढ़ी को निर्धारित करती है। अब F2 पीढ़ी, तो मेंडल ने अपने द्वितीय नियम में F2 पीढ़ी का प्रयोग किया था। वह संतति जो F1 संतति के जीवों के मध्य स्वपरागण क्रॉस कराने पर उत्पन्न होती है। अगला पुन्नेट चौखाना या पुन्नेट स्क्वायर, ये पुन्नेट एक वैज्ञानिक थे। यह एक चेकर बोर्ड है जो दो जीवों के बीच संकरण के परिणाम को प्रदर्शित करता है। इसका विचार आरसी पुन्नेट 1927 द्वारा दिया गया था। यह संततियों के जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप दोनों का वर्णन करता है। तो जो आप वर्गाकार इस तरीके से चौखाना बनाते हो और चेकर बोर्ड के द्वारा युग्मकों की जब आप जांच करते हो तो इस तरीके से हमें बनाना होता है। अब अगला है इंपॉर्टेंट, लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप में अंतर लिखिए। लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप में पीछे भी आपको बता चुकी, लेकिन डिफरेंस लिखने के लिए आया है तो इस तरीके से भी मैंने लिखने का प्रयास किया है। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप, जीन प्रारूप जीनोटाइप। पहला, लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग एवं स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। लक्षण प्रारूप हमें बाहरी लक्षणों जो दिखाई देते हैं उनको हम लक्षण प्रारूप कहते हैं या फिनोटाइप। और जीन प्रारूप जीनोटाइप, जीन प्रारूप जीव के जीने संगठन को व्यक्त करते हैं, जीन बॉडी के अंदर होते हैं। तो जीन प्रारूप जीन के जो जीन प्रारूप होगा जीव की जीनी संरचना को व्यक्त करने में ठीक है भूमिका निभाता है। अब दूसरा, यह दिखाई देते हैं जो लक्षण प्रारूप होंगे वो आपको बाहर से दिखाई देंगे और जो जीन प्रारूप होंगे वह बाहर से दिखाई नहीं देंगे। तो ये दो डिफरेंस आप लोग तैयार कर लेंगे, ये 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं आता है। ये मेंडल की शब्दावली है जो मैंने आज पढ़ाने की कोशिश की आप लोगों को। इसके बाद मेंडल के जो 3 नियम दिए थे मेंडल ने उनको मैं चित्र सहित बताने का प्रयास करूंगी और किस तरीके से शुद्ध परिणाम उन्होंने निकाले थे उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा आप लोगों से जरूर करूंगी।